हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है। जो हम 7th यूनिट अपना पढ़ रहे थे हृदय संबंधी रोगों को, उसमें से हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। क्या उसमें उसके लक्षण हैं, क्या उसके उपचार किए गए हैं। आज क्लास में हम बात करेंगे हृदय संबंधी रोग, जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर पढ़ाया गया है, दिया गया है, उसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। तो जो रक्तचाप है उसे जानने से पहले हमें इसके बारे में डीपली ये पढ़ना होगा कि हमारे हृदय में जो रक्त आ रहा है और हृदय से होते हुए शरीर के भिन्न अंगों तक जा रहा है, वो किसके माध्यम से आ रहा है और जा रहा है, जिसमें हमें समस्याएं देखने को मिल रही हैं। पिछले क्लास में हमने ये समझा था कि शुद्ध रक्त जो है धमनियों से आ रहा है और अशुद्ध रक्त जो है सिराओं के द्वारा। तो आज हम ये दोनों में पहले डिफरेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे धमनी और सिरा में सबसे पहले हम डिफरेंट देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंट जो है इसमें वो है शुद्ध रक्त, यानी कि धमनी में जो है हमेशा शुद्ध रक्त का बहाव होता है, और वहीं पे अगर सिरा की बात करें तो इसमें से अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त धमनी में और अशुद्ध रक्त जो है वो सिरा में बहता है। और इसमें शुद्ध और अशुद्ध का जो कारण है, देखिएगा जो धमनी है इसमें रक्त के साथ ही साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से ही इस रक्त में ये जो रक्त है ये शुद्ध होता है। वहीं पे अगर हम सिरा की बात करें तो सिरा में जो है जो अशुद्ध रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसी वजह से ये अशुद्ध रक्त है। और इसके अलावा में जो उसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सब अशुद्ध रक्त हैं जो सिराओं में बहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो धमनी है ये धमनी मोटी होती है, इसकी जो परत है वो मोटी होती है। और वहीं पे अगर सिरा की बात करें तो सिरा जो है वो बहुत ही पतली होती है। जो धमनी है वो शरीर में ऊपरी सतह पे नहीं बल्कि वो गहराई में होती है, और वहीं पे जो सिरा है वो शरीर के ऊपरी सतह पर दिखाई देती है। आपकी बॉडी पे ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो धमनी नहीं बल्कि क्या होता है, सिरा होता है। इसीलिए ये हमारे शरीर की जो ऊपरी सतह पे दिखाई देती हैं हाथों में और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में, वो सिराएं होती हैं जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जबकि जो धमनियाँ हैं वो गहराई में हैं और वो हमें दिखाई नहीं देती हैं और उसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद ये जो धमनी है इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रेशर होता है, कितनी तेज बहाव से होता है, वो होता है, इसका जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो 120 होता है। वहीं पे अगर हम सिरा की बात करें तो इसके जो बहाव की गति होती है वो क्या होती है, 80 होती है। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल समझने की बात करें तो देखिएगा जिस प्रकार से घर पे कोई पानी की मोटर होती है, वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि मोटर जो है अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। कब? जब क्या है कि लाइट जो है कम हो जा रही है। लाइट अगर कम होगी तो पानी जो है, जो मोटर है वो कम चलेगी, पानी की जो बहाव होगा वो कम होगा। लेकिन वहीं पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है लाइट का या फिर हमके वोल्टेज ज़्यादा है तो मशीन जो है वो तेज़ बहाव से पानी देगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे वही होता है। जब शुद्ध रक्त बहता है इसमें जो बहाव की गति है वो 120 है, और अशुद्ध रक्त में जो बहाव की गति है वो क्या है, 80 है। अब अगर हम बात करें तो ये जो शुद्ध रक्त होता है ना, इसमें कहीं पर भी रक्त के प्रवाह में रुकावट नहीं उत्पन्न होता है। जबकि जो अशुद्ध रक्त है जो सिरा में बह रहा है इसमें जगह जगह पे ब्लॉकेज हो जाती हैं। ब्लॉकेज मतलब जगह जगह पे जो ब्लड है वो रुकने लगता है, और ये ब्लड किसी भी सिरा में किसी भी स्थान पे ना रुके, इसी वजह से सिरा में क्या पाया जाता है, वाल्व लगे होते हैं जगह जगह पे, इसी में बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं पर भी सिराओं में रुकावट नहीं उत्पन्न होता है। और जब यही जगह जगह पे धमनियों और सिराओं में क्या होता है, रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है, तो वहीं से हमें क्या देखने को मिलता है, समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो धमनी और सिरा में इतना हमने डिफरेंट पढ़ लिया। इसके बाद ये देखना है कि जो रक्तचाप आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो आखिर है क्या चीज़। इसे आप रक्तचाप भी कह सकते हैं और रक्त दाब भी कह सकते हैं। अभी हमने रक्त के दाब को पढ़ने से पहले धमनी और सिरा में जो डिफरेंट देखा है उसमें हमने ये देखा था कि जो धमनी है उसमें 120 है बहाव की गति और सिरा में 80 है।
तो इन्हीं दोनों के बीच डिफरेंट के बारे में हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। रक्तदाब या रक्तचाप की अगर हम बात करें तो ये धमनियों की दीवारों पर पार्श्विक दबाव होता है। दबाव की वजह से ही क्या होता है कि रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, और अगर गति या दबाव कम होता है तो रक्त की जो गति है वो धीमी हो जाती है। इसके बाद देखिएगा, यह धमनियों की दीवारों पर पार्श्विक दबाव है जिसे रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। धमनी की दीवार कैसी होती है जो दबाव पड़ते ही प्रेशर तेज और स्लो होता है। ये जो धमनियां और सिराएं होती हैं इसमें क्या होता है कि ये लचीली होती हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम धमनियों की बात करेंगे। धमनियों में देखिएगा, ये धमनी की दीवार लचीली होती है। रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब का होना बेहद जरूरी होता है। अगर जब तक दबाव नहीं होगा तब तक क्या होगा, रक्त के प्रवाह की गति जो है वो धीमी होगी। दबाव जितना अधिक होता है ब्लड सर्कुलेशन की गति उतनी ही तेज होती है। उसके बाद देखिएगा, तो रक्त प्रवाह अगर ऐसा होता है, अगर रक्तचाप की जो गति है अगर वो तेज नहीं होती है तो क्या होगा, रक्त प्रवाह नहीं होगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर दबाव नहीं होगा, शरीर में विभिन्न भिन्न अंगों तक रक्त धमनियों के माध्यम से नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, रक्तचाप जो है वो हृदय के संकुचन के साथ बढ़ता है। जब उसमें संकुचन होता है, दबाव होता है, तो क्या होता है, जो हृदय का कार्य, हृदय में रक्तचाप का जब संकुचन होता है तो इसका दबाव बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हृदय के प्रसार के साथ घटता है। जब हृदय संकुचित होता है, सिकुड़ता है, यानी कि समझ लो कि ये हार्ट में अंदर रक्त भरा हुआ, जब ये दबेगा तो अंदर का रक्त बाहर की ओर तेज दबाव से जाता है, तेज गति से जाता है। और वहीं पे जब ये खुल जाता है, हार्ट अगर खुला, फूल गया, तब उसमें क्या देखने को मिलता है कि रक्त की जो बहाव की गति है वो स्लो हो जाती है। हृदय के प्रसार के साथ ये क्या होता है, घट जाता है। इसलिए धमनियों में रक्तचाप सदैव एक सा नहीं रहता है, स्लो भी रहता है और फास्ट भी रहता है। अब अगर इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझें तो इसमें देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है। हार्ट में आपको ये तीर के निशान से ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से शरीर में सिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त आ रहा है और फिर वो फेफड़े के पास जा रहा है। फेफड़े से रक्त जो है वो शुद्ध होकर कहाँ पे आ रहा है, फिर से वो हार्ट में आ रहा है, अलिंद में, और फिर निलय से होते हुए वो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक भेज दिया जाता है। ये देखिएगा कि जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर लगे होते हैं। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बर क्या क्या है, अलिंद और निलय। देखिएगा जो ऊपर का हिस्सा है, देखिए एक ये हो गया और एक ये है, ये दोनों क्या है, अलिंद। ऊपर का भाग अलिंद है और यहीं पे ये वाला पार्ट देखिए, और यहां से ये वाला, ये दोनों निलय हैं। ये ऊपर का जो दोनों चैम्बर है ये अलिंद है और नीचे का जो ये दोनों चैम्बर है वो क्या है, निलय है। यहाँ पे ये देखिएगा, शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो इन सिराओं के माध्यम से, ये जो इधर से आ रहा है रक्त, यहाँ से ये अशुद्ध रक्त आ रहा है, किस में आ रहा है, दाएं अलिंद में। इधर दायां भाग है और इधर बायां, और इधर बायां। अब ये देखिएगा 4 चैम्बर है, 2 अलिंद है ऊपर के और नीचे के दोनों निलय हैं। इधर वाला दाहिना है पार्ट और इधर वाला बायां पार्ट है। अब इसमें ये देखिए, दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त आ रहा है, दाएं निलय से होते हुए ये फिर से सिराओं के माध्यम से किस में भेज दिया जा रहा है, फेफड़े में भेज दिया जा रहा है। इधर वाले में भी और इधर वाले में भी, फेफड़ा जो है उस फेफड़े में इसको भेज दिया जा रहा है। फिर क्या होगा, वहाँ पे रक्त जो है वो शुद्ध होगा। रक्त शुद्ध होने के बाद वो वहाँ से आएगा फिर बाएं अलिंद में। शुद्ध होने के बाद रक्त आ रहा है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में यहाँ पहुँचता है, फिर निलय में जाता है, निलय से फिर ये वापस होता है, फिर ये जो
सिरा ऊपर से गई है, इसके नीचे से धमनियां गई हैं। देखिए ये अलग कलर से आपको दर्शाया गया है और इसमें शुद्ध रक्त होते हैं। शुद्ध रक्त निलय से होते हुए ये शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक, ये धमनियों के द्वारा शरीर के अंगों तक भेज दिया जाता है। नॉर्मल समझिएगा इतना है, जो हृदय है उसका कार्य कुछ नहीं होता है, बस इतना उसका कार्य है कि वो रक्त को पंप करने का कार्य करता है। यानी कि शरीर से अशुद्ध रक्त सिराओं के माध्यम से आता है और यहाँ पे पंप होकर धमनियों के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक भेज दिया जाता है। यहाँ पे दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त आता है और बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त आता है। दाएं निलय से ये रक्त अशुद्ध जो फेफड़े में चला जाता है और फिर फेफड़ों के जो शुद्ध रक्त हैं जो अलिंद में आए हैं वो बाएं निलय से होते हुए धमनियों के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक भेज दिया जाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम ये समझेंगे कि जो हमारा ये हृदय है जिस प्रकार से ये कार्य कर रहा है, इसमें किस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो रक्त दाब है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है, जब हृदय का बायां निलय 120 के दबाव से रक्त को शरीर में धमनियों के माध्यम से भेजता है तो उसे प्रकुंचन रक्त दबाव, इंग्लिश में उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे बताया गया कि बायां निलय 120 के दबाव से भेज रहा है। फिगर में हमने आपको बताया था कि जो निलय है बायां निलय ये रक्त को 120 के दबाव से भेजता है। धमनियां, ये जो धमनियां हैं इनके माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक भेज रहा है और इस गति को क्या कहा जा रहा है, प्रकुंचन रक्त दबाव कहा जा रहा है, जब 120 के प्रेशर से जा रहा है रक्त। इसके बाद हम बात करेंगे जब हृदय में अलिंद भाग में 80 के दबाव से रक्त को सिराओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जब अशुद्ध रक्त क्या किया जा रहा है, सिराओं के माध्यम से हृदय में आ रहा है, 80 के दबाव से आ रहा है, तो यह प्रक्रिया परिनिक्षेपण रक्त दबाव कहलाती है। इंग्लिश में इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर करते हैं और डीबीपी से इसे प्रदर्शित किया जाता है। 80 के दबाव से अशुद्ध रक्त आ रहा है वो परिनिक्षेपण है। 120 के दबाव से प्रेशर से धमनियों के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक जा रहा है वो प्रकुंचन रक्त दबाव कहलाता है। अब देखिएगा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, प्रकुंचन रक्त दबाव और परिनिक्षेपण रक्त दबाव के बीच के अंतर को पल्स दबाव कहते हैं, जिसे पल्स प्रेशर या इसे पीपी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे कि जब प्रकुंचन रक्तदाब व परिनिक्षेपण रक्तदाब इन दोनों के बीच का जो दबाव है जो 120 और 80 है, इसमें जब डिफरेंट बढ़ जाता है तब वो क्या कहलाता है, उच्च रक्तदाब कहलाता है। नॉर्मल एक बार फिर से समझिएगा, फिगर में देखिए अलिंद है, यहाँ पर भी देखिए ये दायां भाग है, हृदय का दायां भाग है, इधर से ये जो रक्त जा रहा है यहाँ पे ये अलिंद है, नीचे का भाग जो है ये निलय है। पहले ही हमने आपको बता दिया कि ऊपर का दोनों भाग अलिंद, नीचे का दोनों भाग निलय। जो सिराओं के माध्यम से रक्त हृदय में आ रहा है वो अशुद्ध रक्त है, धमनियों के माध्यम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक भेज दिया जा रहा है वो शुद्ध रक्त है। जब 80 के स्पीड से, 80 के प्रेशर से शुद्ध रक्त नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त अलिंद में आ रहा है तो यह परिनिक्षेपण कहलाता है। लेकिन जब यही रक्त शुद्ध होने के बाद निलय से 120 के प्रेशर से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक भेज दिया जाता है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकुंचन रक्त दबाव कहलाता है। इन दोनों के बीच 120 और 80 के बीच का जो डिफरेंट है वो दबाव पल्स दबाव कहलाता है और
इन दोनों के बीच के अंतर में जब बढ़ती हुई मात्रा देखी जाती है, 120 से ज़्यादा हो जाए और 80 से ज़्यादा हो जाए, तब यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्च रक्तदाब कहलाती है। यहाँ पे आगे देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, स्वस्थ व्यक्ति है जो, उसके रक्तचाप यानी कि रक्तदाब की जो मात्रा है वो कितनी होगी? 120 mmHg अपान 80 mmHg। जो 120 है ये एसबीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 mmHg डीबीपी क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, जब वो बढ़ जाता है तब वो क्या कहलाता है? उच्च रक्तचाप कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का स्वाभाविक अवस्था में एसबीपी, डीबीपी और पीपी की मात्रा कितनी है? एसबीपी की अगर बात करें तो 110 से 145 mmHg होता है, डीबीपी 70 से 90 mmHg होता है और पीपी की जो मात्रा है वो 40 से 45 mmHg होता है। ये एक स्वस्थ और स्वाभाविक व्यक्ति की बात की जाए, जो सामान्य व्यक्ति है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि जो रक्तचाप है उसका जो मापक है वो क्या है? रक्तचाप को स्फेग्मोमैनोमीटर में मापते हैं। हर चीज का मापक अलग अलग होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे रक्तदाब को स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जा रहा है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति के विभिन्न अवस्थाएं हैं, मानव का जो विकास हो रहा है विभिन्न अवस्थाओं में एक के बाद एक, उन सभी में रक्त दबाव की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक सामान्य स्टूडेंट हो, छोटा बच्चा हो, कोई कार्यकर्ता व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो सभी अवस्था में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे विभिन्न अवस्थाओं में सामान्य रक्तदाब, इसमें एसबीपी और डीबीपी दोनों बताया जाएगा। एसबीपी क्या है? जो ये शुद्ध रक्त जा रहा है, और डीबीपी जो अशुद्ध रक्त। यहाँ देखिए अवस्था में सबसे पहले जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में एसबीपी की मात्रा 60 से 90 mmHg और डीबीपी की मात्रा 50 mmHg होती है। और वहीं पे बाल्यावस्था की बात करें तो उसमें एसबीपी 80 से 110 mmHg होता है और डीबीपी 60 mmHg होता है। किशोरावस्था में 90 से 110 mmHg और डीबीपी 60 mmHg होता है। प्रौढ़ावस्था में एसबीपी जो है 110 से 125 mmHg और डीबीपी 60 से 70 mmHg होता है। इसके बाद अगर वृद्धावस्था के व्यक्ति की बात करें तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसमें देखिए वृद्धावस्था में एसबीपी की मात्रा 130 से 150 mmHg है और डीबीपी 80 से 90 mmHg होता है। ये विभिन्न अवस्थाओं में एसबीपी और डीबीपी की मात्रा बताई गई है। अगर ये सामान्य अवस्था में है तो उच्च रक्तचाप की अवस्था में हमें ये नॉर्मल ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी मात्रा बढ़ जाती होगी तो उच्च रक्तचाप होता है, और अगर इससे मात्रा घट रही है तब वो क्या है? निम्न रक्तदाब कहलाता है। अब आगे ये देखिएगा कि जो ये रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप की अगर बात करें तो वो कितने प्रकार की होती है। हम कैसे जानेंगे कि शरीर में अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो नॉर्मल कितना है, उससे थोड़ा अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो कितनी मात्रा होगी, और बहुत ज़्यादा है तो कितनी मात्रा होगी। देखिए उच्च रक्तचाप के प्रकार की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार से बताया गया है: मृदु रक्तचाप, मध्यम रक्तचाप और तीव्र रक्तचाप। इसमें ये बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति में, और इसमें हम एसबीपी की मात्रा का नहीं चेकअप कर रहे हैं, इसमें डीबीपी की मात्रा के आधार पे बताया गया है। डीबीपी में देखिएगा मृदु रक्तचाप में अगर जहाँ पे ये सामान्य व्यक्ति में आप लोग देखे थे कितना था, 120/80 mmHg, और ये भी mmHg में था, तो ये एसबीपी था हमारा और ये डीबीपी था। अब इसमें ये देखिएगा कि उच्च रक्तचाप का जो प्रकार बताया गया है वो डीबीपी में बताया गया है, जहाँ पे ये सामान्य में 80 है
और अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, नॉर्मल है अभी ब्लड प्रेशर, तो वहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि 80 है, लेकिन अगर इससे थोड़ी सी भी क्रिटिकल कंडीशन है तो वहाँ मृदु रक्तचाप होगा, जिसमें डीबीपी की मात्रा 90 से 105 है। अगर 90 से 105 डीबीपी की मात्रा है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर उच्च रक्तचाप की यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होनी प्रारंभ हो गई है। अब इसके बाद है मध्यम रक्तचाप। मध्यम रक्तचाप में डीबीपी की मात्रा 105 से 120 mmHg हो गई है। इतना समझिए जितना आपके शरीर में नॉर्मल अवस्था में 120 जो है वो एसबीपी था, शुद्ध रक्त का बहाव का दबाव था, वहीं पे अब क्या है कि ये अशुद्ध रक्त का ही ब्लड प्रेशर का दबाव 120 mmHg हो गया है। और इसमें देखिए अगर जब तीव्र रक्तचाप होगा तो डीबीपी की मात्रा 120 से भी प्लस में चला जाएगा, और जब 120 mmHg से प्लस में चला जाता है डीबीपी के प्रेशर का जो मात्रा है, तो उसमें क्या है, व्यक्ति के मृत्यु होने तक की कंडीशन आ जाती है। इसीलिए ये देखना चाहिए कि अपने शरीर को किस प्रकार से मेंटेन रखा जाए। पिछली क्लास से ही, मोटापा वाली क्लास से हम आपको बता रहे हैं, फिर जब हृदय संबंधी रोग बता रहे हैं तब भी इसमें बता रहे हैं कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये आवश्यक है कि आप अपने शरीर में मोटापा को कंट्रोल रखें। इसके बाद वाली क्लास, इसके बाद जो है जो भी क्लास आएंगी उसमें आपको मधुमेह वगैरह पढ़ना है। उसमें भी आपको यही पढ़ना है कि आपके शरीर में अगर मोटापा है तो उसकी वजह से मधुमेह भी हो रहा है। आपको बार बार ये बातें बताई जा रही है। मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग होता है। यहाँ पे ये पॉइंट समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उच्च रक्तचाप का कारण क्या है। ये रोग अगर हो रहा है किसी भी व्यक्ति में, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले आयु की बात की जा रही है। आयु यानी कि जो व्यक्ति की उम्र है वो अगर प्रौढ़ावस्था के बाद की जो अवस्था है, यानी कि 40 प्लस में जो लोग हैं, 40 वर्ष के प्लस की उम्र में जो लोग हैं, उनमें उच्च रक्तचाप की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट मोटापा। हम कब से आप लोग को बता रहे हैं, जब से मोटापा का चैप्टर पढ़ाया गया तब से बताया जा रहा है आप लोगों को कि ये जो मोटापा है ये अपने आप में खुद एक समस्या का घर है, क्योंकि मोटापा हो जाए शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं। इसके बाद है शारीरिक क्रियाशीलता में कमी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है और खान पान पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन शारीरिक क्रियाशीलता उसकी बहुत ही कम है, घर पे बैठा हुआ है, ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके साथ भी ये समस्या देखने को मिलती है। और आप लोग को ये बताया गया कि मोटापा हो या फिर हृदय संबंधी कोई भी रोग है, ये सारे रोग ज़्यादातर धनी वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है, इसलिए इन सब रोगों को धनाढ़ रोग भी कहा गया है। इसके बाद है जो शारीरिक क्रियाशीलता है, इसमें कमी कुछ आधुनिकीकरण की वजह से भी देखने को मिल रही है कि आधुनिक युग में ढेर सारे जो वर्क हैं वो आराम से खड़े खड़े या फिर बैठ के भी सब लोग पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी शारीरिक एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यायाम का अभाव। व्यक्ति खाने पीने पे ध्यान भी दे रहा है, शारीरिक क्रियाशीलता भी कम कर रहा है और इसके साथ ही साथ वो अपने शरीर के लिए व्यायाम में भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर उसकी शारीरिक क्रियाशीलता कम है, उसके पास ऐसा कोई काम नहीं है कि उसका जो शरीर है वो वर्क करे, तो उसे अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए। इसके बाद है धमनियों में वसा का जमाव। जब धमनियों में वसा का जमाव हो जाता है, पिछली जो एथेरोस्क्लेरोसिस था उस टॉपिक में हमने ये बताया था आप लोगों को किस प्रकार से जहाँ से जो शुद्ध रक्त का बहाव है धमनियों के माध्यम से, उसमें किस प्रकार से वसा की लेयर, वसा की परत जम रही है। अगर वसा की परत जो है वो मोटी जम जा रही है धमनियों में, तो क्या होगा, रक्त के प्रवाह में रुकावट होगी, और जब रक्त के प्रवाह में रुकावट होगी और हार्ट जो है अपने ही वेग से प्रेशर देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, धमनियों में संकुचन की गति बहुत ही कम होती है, और धमनियों में वसा का जब जमाव हो जाता है तो इससे भी क्या हो जाता है, रक्त का जो प्रवाह है बहुत ही तेज गति से होने लगता है, रुका रहेगा ब्लड और एकाएक उसके बाद सामने से फिर तेज बहाव में जाने लगता है। इसके बाद लंबे समय तक नमक का अधिक प्रयोग।
जब आप अपने खाद्य पदार्थों में सोडियम की मात्रा अधिक लेने लगते हैं तब भी क्या देखने को मिलता है, शरीर में उच्च रक्तचाप की समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद है धूम्रपान व मदिरापान। धूम्रपान व मदिरापान जो भी व्यक्ति ये सब कर रहा है वो क्या समस्या से ग्रसित हो जाता है कि उसकी जो धमनियां हैं वो कठोर हो जाती हैं। जहाँ पे हमारे सामान्य व्यक्तियों के शरीर की जो धमनियां हैं वो लचीली होती हैं, वहीं जो धूम्रपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की धमनियां जो है वो कठोर हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि रक्त दाब जो है जब उसका बहाव पड़ता है तब उसमें लचीलापन देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद है अधिक शर्करा युक्त भोजन। कार्बोहाइड्रेट जो है अगर उसकी ज़्यादा मात्रा है, जैसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चावल का प्रयोग करना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गेहूं का जो अनाज है हम उसका सेवन कर रहे हैं, यानी कि अपने खाद्य पदार्थों में ज़्यादा से ज़्यादा हम शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों को अगर सम्मिलित कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी उच्च रक्तचाप की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके बाद है घी, मक्खन, मांस, मछली आदि, इन सब में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है और कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी मात्रा बढ़ जाने पे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है, जिसके वजह से रक्त के दबाव में बहुत ही समस्या देखने को मिलती है। रक्त के प्रवाह की गति जो है वो धीमी हो जाती है, इसकी वजह से रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। इसके बाद है गुर्दे में विकार। अगर शरीर में गुर्दे में आपके कोई समस्या आ गई है तो क्या होगा, शरीर के जो अशुद्ध है, जो वेस्ट मटेरियल है वो छन करके शरीर से बाहर विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल है वो सिराओं के माध्यम से शरीर में जा रहे हैं और वहाँ पे बार बार शुद्धिकरण के लिए जा रहा है, वेस्ट मटेरियल शरीर के बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसके वजह से भी उच्च रक्तचाप की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। इसके बाद है अधिक कोलाहल व भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें भी उच्च रक्तचाप की मात्रा बढ़ती है। इसके बाद है मानसिक तनाव, जिसमें से देखिए चिंता, क्रोध, दुख, भय, इन सब में क्या होता है कि व्यक्ति जो है ज़्यादा सोचता है, और जब व्यक्ति ज़्यादा सोचता है तो उसका जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो बहुत ही तेज गति से कार्य करने लगता है, और जितनी ही तेजी से हमारा दिमाग वर्क करता है उतनी ही उसे ब्लड की आवश्यकता होती है। जब उसे ब्लड की अधिक आवश्यकता होती है तो हमारा जो हृदय है वो तेज गति से पंप करना शुरू कर देता है, और जब हृदय की जो पंप करने की गति है जब वो तेज हो जाती है तो रक्तचाप की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई पेशेंट है जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, हाई ब्लड प्रेशर वाला है, तो उसे किसी भी बात को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ना कोई चिंता करनी चाहिए, और ज़्यादा ना ही क्रोध करना चाहिए किसी भी बात को लेकर के। इसके बाद चाय व गाढ़ी कॉफ़ी का सेवन। कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर उच्च रक्तचाप जो बढ़ रहा है उसमें अगर ज़्यादा चाय व गाढ़ी कॉफ़ी का सेवन किया जा रहा है तो उसमें उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति है उसके शरीर में अगर जो है एनर्जी की कमी होती है तो उसे एनर्जी लेने के लिए तुरंत कुछ मीठा खाद्य पदार्थ दिया जाता है तो उसे एनर्जी मिल जाती है और शरीर स्फूर्तिवान हो जाता है और कार्य करने लगता है। और अगर व्यक्ति कभी सुस्त अवस्था में पड़ता है तो क्या करता है कि चाय, कॉफ़ी ये सब पी देता है, तो इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो व्यक्ति को जो रक्तचाप है इसका बढ़ता है और व्यक्ति स्फूर्तिवान हो जाता है और कार्य करने लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें उच्च रक्तचाप बढ़ा हुआ भी है और फिर भी वो क्या कर रहा है, चाय व गाढ़ी कॉफ़ी का सेवन कर रहा है, तो इस कारण भी उच्च रक्तचाप की समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो कारण है उच्च रक्तचाप के, अगर इन कारणों से उच्च रक्तचाप हो रहा है तो ये देखिए कि इसके क्या क्या लक्षण हैं जो प्रदर्शित होते हैं। इसमें देखिएगा लक्षण में सीने में दर्द होना, उच्च रक्तचाप बढ़ने पे सीने में दर्द होता है, सिर में दर्द होना, कमजोरी व चक्कर आना, बेचैनी महसूस होना, सूजन, शरीर में सूजन देखने को मिल रहा है। इसके पहले हमने कारण में बताया कि अगर गुर्दे में किसी भी प्रकार की समस्या है तो शरीर के जो वेस्ट मटेरियल हैं, गुर्दे का काम है कि वेस्ट मटेरियल को छान करके शरीर से बाहर करना और शुद्ध जो मटेरियल है, जो भी तत्व है, उन्हें शरीर में भेज देना है। और अगर इसमें समस्या देखने को मिल रही है तो शरीर में
जो पानी है और सोडियम का निष्कासन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, तो इससे क्या होता है कि ऊतक जो होते हैं कोशिकाओं के बाद, कोशिकाओं के मिलने से जो ऊतक बनते हैं, उन ऊतकों में पानी का जमाव अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है शरीर में सूजन देखने को मिलता है। इसके बाद आंखों के आगे धुंधलापन दिखाई देना। ऐसा जो पेशेंट है जो उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, उसमें उनके आंखों में सामने धुंधलापन दिखाई देता है। इसके बाद हृदय की धड़कन बढ़ जाना। अगर हमारा हृदय तेज गति से पंप करेगा तभी तो क्या होगा, रक्तचाप की मात्रा बढ़ेगी। और ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में उच्च रक्तचाप की मात्रा बढ़ रही है, तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि हृदय की धड़कन बढ़ रही है। और कभी कभी क्या होता है कि हृदय की जो धड़कन अनियमित, यानी कि जैसे नियमित रूप से चल रही थी उससे अनियमित हो जा रही है। अगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम है और ज्यादा हो जा रही है तब भी प्रॉब्लम है। और हमने आपको बताया कि जो तीव्र उच्च रक्तचाप का प्रकार बताया गया, उसमें डीबीपी की मात्रा जो है वो 120 के प्लस में चली गई, जो कि 80 होना चाहिए था। तो क्या होगा, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के हृदय की जो धड़कन है वो रुक जाती है, और हृदय की धड़कन रुक जाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमने देख लिया कि कारण क्या है इसके और इसके क्या लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप जो है उसके उपचार के लिए हम किस प्रकार से अपने आहार में संशोधन करते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, मोटापा से ग्रसित रोगी व्यक्ति को दैनिक आवश्यकता से 5 से 10% तक कैलोरी कम कर देनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति सामान्य रूप से है अपने दिनचर्या में जो खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर रहा है जिनसे कैलोरी की मात्रा उसे प्राप्त हो रही है, उसमें 5 से 10% की कमी कर देनी चाहिए। और रोगी को अपना जो शारीरिक वजन है उसमें 5 से 10 केजी वजन घटाने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त भेजने के लिए हृदय को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और जब व्यक्ति मोटा होगा तो उसके शरीर में कोशिका जो ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और सभी के पोषण के लिए हृदय को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, रक्त को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, और इसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए अच्छा ये होता है कि जब वो अपने वजन को 5 से 10 केजी कम कर लेगा तो उसकी जो एक्स्ट्रा जो ऊतक हैं वो नष्ट हो जाएंगी। जब वो नष्ट हो जाएंगी तो उनकी पोषण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो हमारे हृदय को कम वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद है, रोगी व्यक्ति को चाय, कॉफ़ी आदि नहीं देना चाहिए। चाय और कॉफ़ी इन दोनों चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो व्यक्ति के शरीर में रक्तचाप को क्या करती है, बढ़ा देती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि रोगी व्यक्ति को जो उच्च रक्तचाप से ग्रसित है उनको चाय और कॉफ़ी नहीं देना चाहिए। इसके बाद है, सोडियम युक्त आहार में कमी कर देनी चाहिए। जो खाद्य पदार्थ सोडियम युक्त हैं, नमक मिले हुए हैं, उनको नहीं देना चाहिए, और ऊपर से अलग से नमक खाना पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। अगर आप खाद्य पदार्थ में नमक दे रहे हैं, लेकिन ये काम करिए कि वो खाद्य पदार्थों की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, लेकिन दीजिए, लेकिन ऊपर से अलग से, जैसे सलाद वगैरह है उन सब पे अलग से नमक कच्चा ऊपर से डाल के खाया जा रहा है। सब्जियां वगैरह हैं उसमें नमक पका हुआ है, लेकिन जो अलग से सलाद वगैरह इन सब चीज़ों पे डाल करके खाया जा रहा है, खीरा है, टमाटर है, इन सब पे जो लगा करके खाया जा रहा है अलग से, ये क्या होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद है कि सोडियम की मात्रा कम करने से पोटेशियम की मात्रा भी कम हो जाती है। जब शरीर में आप सोडियम की मात्रा को कम कर दे रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो सोडियम की मात्रा के घटने से पोटेशियम की भी मात्रा कम हो जाती है, और पोटेशियम की मात्रा जब कम हो जाएगी तो उसकी पूर्ति की भी तो आवश्यकता होगी। तो पोटेशियम की शरीर में पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के फलों के रस देने चाहिए, जिसकी पूर्ति है तो फलों के रस
और फलों के रसों में सबसे ज़्यादा जो संतरे का रस है उनका सेवन करना चाहिए, उनको पेशेंट को ग्रहण करने के लिए देना चाहिए। इसके बाद है वसा में घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली आदि को बंद कर देना चाहिए। जो व्यक्ति घी मक्खन खा रहे हैं वो बंद कर दे, जो व्यक्ति मांस, मछली, अंडा इन सब का सेवन कर रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है जो कि हमारे शरीर में रक्तचाप को बढ़ा देता है। इसके बाद है वसा में अगर इन सबको आप बंद कर देते हैं तो आपको ग्रहण क्या करना है, आपको तेल ग्रहण करना है। और तेल किस चीज़ का होना चाहिए, सरसों का तेल होना चाहिए, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन आदि के तेल का उपयोग करना चाहिए। सरसों का तेल है और सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन और मूंगफली का तेल जो है इन सबको अपने खाद्य पदार्थों में ग्रहण करना चाहिए। ये पूरे हैं आहार में हमें किस प्रकार से संशोधन करना है। और मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो मोटापा हो या हृदय संबंधी कोई भी इस प्रकार से रोग है, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो या फिर उच्च रक्तचाप हो, इसमें सोडियम को बंद कर देना चाहिए पूरी तरह से। और जो भी व्यंजन दिए जाए नमक रहित हो। और इसके साथ ही साथ अगर आप दूध उन्हें सेवन करने के लिए दे रहे हैं जो वसा रहित हो, दूध पकाने के बाद उस पर जो मलाई वगैरह पड़ती है, जो मक्खन एक तरफ हो जाता है, वसा एकत्रित हो जाता है, उनको निकाल कर ही उनको पेशेंट को देना चाहिए। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, ये याद रखना चाहिए हमेशा कि तीव्र गाढ़ी चाय और कॉफ़ी जो है इनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने देखा कि जो हृदय संबंधी रोग हैं उसमें उच्च रक्तचाप किस प्रकार से शरीर में बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनका उपचार हम अपने आहार में संशोधन करके कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।